हेलो एवरीवन। आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस करेंगे वह है धातुएं तथा अधातुएं यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। लेवोशिए ने तत्वों को उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर धातु यानी मेटल्स तथा अधातु यानी नॉन मेटल्स नामक दो वर्गों में विभाजित किया। तो लेवोशियर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनके फिज़िकल और केमिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसके अकॉर्डिंग इनको जो है दो पार्ट में डिवाइड किया। एक है मेटल्स और दूसरा है नॉन मेटल्स। यद्यपि आवर्त सारणी में तत्वों का तीसरा समूह भी है जिसके गुण धातुओं के मध्य होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में देखे जाएंगे तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं उसका मेटल्स और नॉन मेटल्स के अलावा थर्ड समूह भी है, थर्ड ग्रुप भी है जिनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो मेटल और नॉन मेटल यानी धातु और अधातुओं के बीच की होती है। इन तत्वों को उपधातु यानी मेटेलॉइड्स के नाम से जाना जाता है। बेरियम, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये सभी जो है ये उपधातुएं हैं, यानी कि ये मेटेलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर बनने वाली सारणी आवर्त सारणी कहलाती है। यानी पीरियोडिक टेबल जो हम बनाते हैं वहाँ पे एलिमेंट्स और उनके जो परमाणु होते हैं उनको जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखकर उन्हें अरेंज करते हैं तो वो हमारा जो है पीरियोडिक टेबल कहलाता है। आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में सारणी 4 ब्लॉकों जिन्हें एस, पी, डी तथा एफ ब्लॉक के नाम से जाना जाता है में विभाजित है। तो पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड है। आवर्त सारणी में एस ब्लॉक 1A तथा 2A समूह बाईं ओर, पी ब्लॉक 3 से 0 या 13 से 18 समूह दाईं ओर तथा डी ब्लॉक दोनों के मध्य में स्थित होता है। तो एस ब्लॉक लेफ्ट साइड मिलेगा, पी ब्लॉक राइट साइड और डी ब्लॉक दोनों के बीच में दिखाई पड़ता है। एस, डी तथा एफ ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं। तो एस, डी और एफ वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो धातु हैं यानी कि मेटल्स होते हैं, जबकि पी ब्लॉक में धातु, अधातु तथा उपधातु ये सभी उपस्थित हैं। यानी पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स तीनों प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं मेटल्स यानी कि धातुएं क्या होती हैं। मेटल्स धातु वे तत्व हैं जो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं, यानी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, रिलीज़ करते हैं, वो मेटल्स कहलाते हैं। अतः ये विद्युत धनी तत्व हैं। उदाहरण के लिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है या 1s2 2s2 2p6 3s1 है। अतः अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त करने के लिए यह एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर सोडियम आयन बना लेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, यानी आउटर मोस्ट साइड में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेगा उसके पास एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। वही यहाँ पर ये सोडियम आयन जो है ये नेगेटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन को ये दिया, इसलिए इसके पास ये जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव आयन के साथ में ये नेगेटिव आयन इस पर आ गया और इसका जो है सोडियम आयन बन गया 2,8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। अब है धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। पहला, भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट। सभी धातुएं मरकरी को छोड़कर कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। दूसरा, जितने भी मेटल्स हैं वो ठोस यानी कि सॉलिड में पाई जाती है एक्सेप्ट मरकरी। अगला है आभा यानी लश्चर यानी चमक जो होती है। सभी धातुओं में एक चमक होती है, जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें शाइन होती है। यह चमक धात्विक आभा कहलाती है। इसलिए धातुएं आभूषण बनाने में तथा सजावट में प्रयोग की जाती हैं। अगला पॉइंट है अघातवर्ध्यता यानी मैलेबिलिटी। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है आघातवर्ध्यता कहलाती है। यानी इसको
इसको जो है पीट करके पतली चादर के फॉर्म में बना सकते हैं, इसे मैलेबिलिटी कहते हैं। सोना तथा चांदी सर्वाधिक अघातवर्धित धातुएं हैं। अगला पॉइंट है तन्यता यानी डक्टिलिटी। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनके लंबे तार खींचे जा सकते हैं तन्यता कहलाती है। यानी जितने भी मेटल्स हैं उनको पीट करके हम लोग वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये प्रोसेस जो है, ये जो उसकी गुण है उसे डक्टिलिटी कहते हैं। सोना तथा चांदी सर्वाधिक तन्य धातुएं हैं। कॉपर तथा एल्युमिनियम के तार विद्युत तारों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो तार के फॉर्म में कॉपर और एल्युमिनियम के वायर्स को यूज़ किया जाता है। अगला पॉइंट है चालकता यानी कंडक्टिविटी। धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। यह ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे पर बहुत जल्दी पहुंचा देती हैं। चांदी, सोने, तांबे तथा एल्युमिनियम में सबसे अच्छी सुचालक है, जबकि लेड ऊष्मा का कुचालक है। तो लेड ऊष्मा का बैड कंडक्टर होता है, कुचालक होता है। बाकी सभी जो है ये सुचालक होते हैं। कौन कौन से? सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ये सभी सुचालक होते हैं यानी गुड कंडक्टर्स होते हैं। अगला पॉइंट है कठोरता यानी हार्डनेस। धातुएं अधिकतर कठोर होती हैं, इसलिए इन्हें काटना कठिन होता है। लेकिन सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम मृदु धातुएं हैं, इन्हें आसानी से चाकू के द्वारा काटा जा सकता है। तो सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम को छोड़ करके बाकी सभी जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। ये तीनों जो मेटल है ये मेटल की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये इतने मुलायम होते हैं कि इन्हें चाकू से इजीली हम लोग काट सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गलनांक या क्वथनांक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अधिकतर धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, किंतु सोडियम तथा पोटेशियम धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक लो होते हैं, निम्न होते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम को छोड़ के बाकी जितने भी धातु होते हैं उनका जो गलनांक और क्वथनांक है वो हाई होता है, एक्सेप्ट हमारे पास में कौन सा है? सोडियम, पोटेशियम। इनका जो है क्वथनांक और गलनांक दोनों ही निम्न होता है यानी लो होता है। अब आते हैं धातुओं के रासायनिक गुण में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। पहला है ऑक्सीजन से क्रिया, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं ये देखेंगे। सभी धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। ये ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं, यद्यपि कुछ ऑक्साइड जैसे Al2O3, ZnO आदि अम्ल तथा क्षार दोनों की ही भांति व्यवहार करते हैं, इसलिए यह उभयधर्मी ऑक्साइड यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोडियम तथा पोटेशियम जैसी धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण वायु के संपर्क में आते ही आग पकड़ जाती है। यही वजह है कि सोडियम और पोटेशियम को ना हम लोग खुली हवा में नहीं रखते हैं, इसको केरोसिन ऑयल में हम लोग डुबा करके रखते हैं। अगला पॉइंट है सोना तथा चांदी उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते। अगला पॉइंट लिखता है लिथियम सबसे हल्की धातु यानी सबसे कम घनत्व वाली धातु होने के कारण केरोसिन तेल पर तैरने लगती है, अतः इसे पैराफिन मोम में लपेट कर रखा जाता है। तो लिथियम सबसे हल्का मेटल होता है, इसका डेंसिटी सबसे कम होता है, इसी वजह से इसको केरोसिन तेल पर ये तैरने लगता है, इसीलिए इसको पैराफिन मोम में लपेट करके लिथियम को रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जल से क्रिया यानी रिएक्शन विथ वाटर। धातुएं जल से क्रिया करके संगत ऑक्साइड बनाती है, यानी वाटर से रिएक्ट करने के बाद ये उसका ऑक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। विलेयशील ऑक्साइड जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। विभिन्न धातुओं की जल से क्रिया की दर भिन्न भिन्न होती है। धातुएं जैसे सोडियम तथा पोटेशियम ठंडे जल से तीव्रता से क्रिया करती है। यह अभिक्रिया इतनी अधिक तीव्र तथा ऊष्माक्षेपी होती है कि मुक्त होने वाली हाइड्रोजन तुरंत ही आग पकड़ लेती है। तो जब हमारे पास जो मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, ये जो है कोल्ड वाटर के साथ में काफ़ी तेज़ी से रिएक्ट करती है, और ये जो रिएक्शन होता है इतना जल्दी होता है, इतना तेज़ी से होता है कि यहाँ पर जो है
जो ये जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यहाँ पर होती है, और ये जो है इससे जो गैस रिलीज़ होता है वो है हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होने की वजह से इसमें तुरंत ही आग पकड़ लेती है। तो ये इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है Na+H2O। जब इसको रिएक्ट करवाएंगे आपस में तो ये बनेगा NaOH, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा और साथ में हीट भी रिलीज़ होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कैल्शियम धातु की जल से क्रिया कुछ कम तीव्र होती है तथा उत्पन्न ऊष्मा हाइड्रोजन के ज्वलन के लिए पर्याप्त नहीं होती है। यद्यपि उत्पन्न हाइड्रोजन के बुलबुले धातु के चारों ओर चिपक जाते हैं, जिसके कारण यह तैरने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नीशियम धातु गर्म जल से क्रिया करती है, जबकि एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक धातुएं भाप के साथ में क्रिया करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर आदि धातुएं जल से क्रिया नहीं करती हैं। सी पॉइंट लिखता है अम्लों से क्रिया यानी रिएक्शन विथ एसिड्स। तो एसिड्स के साथ में कैसे ये रिएक्ट करते हैं ये देखते हैं। धातुओं की तनु अम्लों से क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो जब ये रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेंगे। जैसे मैग्नीशियम एक मेटल यानी धातु है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ में इसको रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनेगा MgCl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। अगला मेटल हमारे पास में जिंक है। जिंक को जब H2SO4 के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया नहीं करता, किंतु यह नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है। तो यहाँ पर जैसे है कॉपर को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर इसका रिएक्शन ही नहीं होगा। अगला पॉइंट लिखा है अम्ल के साथ धातुएं मैग्नीशियम तथा मैग्नीज को छोड़कर हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती। तो ये दो जो हमारे पास में है मेटल्स, मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़ करके जितनी भी धातुएं हैं ये एसिड के साथ में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं करती है। अगला पॉइंट है हमारे पास में धातुओं की सक्रियता श्रेणी यानी एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ये एक्टिविटी सीरीज याद रखना इम्पॉर्टेंट है। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखने पर प्राप्त श्रेणी सक्रियता श्रेणी कहलाती है। इस श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की रासायनिक क्रियाशीलता घटती जाती है। तो सक्रियता श्रेणी सबसे अधिक सक्रिय धातु जो क्रियाशील धातु है वो है पोटेशियम, और सबसे कम क्रियाशील धातु है गोल्ड यानी कि सोना। तो ये आपको सबसे अधिक से लेकर के हाईएस्ट से लेकर लोअर ऑर्डर तक आपको याद रखना है ये पूरा क्रम। तो सबसे पहला सबसे अधिक कौन सा है? पोटेशियम, फिर है बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक यानी जस्ता, आयरन, निकेल, टिन, लेड यानी सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर यानी तांबा, मरकरी यानी पारा, सिल्वर यानी चांदी, गोल्ड यानी सोना। तो ये एक्टिविटी सीरीज को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखता है जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर रखी गई हैं वे सभी हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन निकालती हैं, अतः ये धातुएं हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती हैं। वे सभी धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे रखी गई हैं वे सभी हाइड्रोजन की अपेक्षा कम शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन निकालती हैं, अतः ये धातुएं हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होती हैं। तो जो हाइड्रोजन से नीचे रखी गई हैं धातुएं वे हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, कम रिएक्टिव है, और जो हाइड्रोजन के ऊपर रखी गई है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसकी लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। तो जो ज़्यादा क्रियाशील है वो कम वाले को डिस्प्लेस कर देती है, किंतु कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर पाती है। तो जो लेस रिएक्टिव है वो जो हाईएस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस है उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी। जैसे एग्जांपल दिया है Fe+TuSO4। जब ये रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपर को ये रिप्लेस करके आयरन उसकी जगह पर में आ जाएगा। तो हमारे पास में प्रोडक्ट बनेगा Cu+FeSO4। वहीं कॉपर सल्फेट को जब Ag के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास में कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि Ag कॉपर से कम रिएक्टिव है।
अगला है धातुओं एवं अधातुओं में अंतर। तो डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल और नॉन मेटल, धातु अधातु में क्या अंतर है। धातु तथा अधातुओं में अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं जिन्हें नीचे सारणी में दिया गया है। हमारे पास में सबसे पहले धातु है। धातु मरकरी को छोड़कर सभी धातुओं कमरे के ताप पर ठोस होती है। तो सिर्फ मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, ऐसा मेटल जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, बाकी सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अधातुओं की बात करें तो ये कमरे के ताप पर ठोस जैसे कि कार्बन तथा द्रव जैसे कि ब्रोमीन तथा गैस जैसे ऑक्सीजन क्लोरीन तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तो अधातु ठोस द्रव और गैस तीनों ही अवस्थाओं में पाई जाती हैं। सेकंड पॉइंट लिखा है सभी धातुएं चमकदार होती हैं अर्थात इनकी आभा बहुत अधिक होती है। वहीं अधातु की बात करें तो ये है इनकी आभा मंद होती है एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन में सिर्फ चमक होती है, बाकी सभी अधातुओं में शाइन नहीं होती है, किसी तरह का चमक नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है धातुएं जो है वो आघात वर्धनीय तथा तन्य होती हैं, यानी ये डक्टाइल होती है और मैलेबल होती है। इसको पीट करके चादर भी बनाया जा सकता है और इसको खींच करके तार भी बनाया जा सकता है। वहीं अधातुओं की बात करें तो ये प्रायः आघात वर्धनीय तथा अतन्य होती है, यानी ना इसको पतला चादर बनाया जा सकता है पीट करके, ना ही इसको खींचा जा सकता है, तार के फॉर्म में भी नहीं बनाया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट लिखता है धातुएं अधिकांशतः ध्वनि उत्पादक होती हैं और आघात किए जाने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं, यानी जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सोनरस होती हैं। जैसे ही आप इसको बीट करोगे तो इससे ध्वनि यानी साउंड सुनाई देगा। अधातु की बात करें तो ये ध्वनि उत्पादन नहीं करती, अर्थात पीटे जाने पर इनके टुकड़े हो जाते हैं और ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। यानी अधातुओं को अगर आप पीटोगे तो ये टूट जाएंगे लेकिन इससे साउंड नहीं निकलेगा। फिफ्थ पॉइंट है धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती हैं। वहीं अधातु की बात करें तो अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। तो यहाँ पर ग्रेफाइट और डायमंड को छोड़ करके बाकी जितनी भी अधातु है वो सभी ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट और डायमंड जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। सिक्स्थ पॉइंट है धातुओं की तनन सामर्थ्य उच्च होती है और अधातुओं की बात करें तो अधातुओं की तनन सामर्थ्य निम्न होती है। सेवन्थ पॉइंट है सोडियम पोटेशियम के अतिरिक्त ये प्रायः कठोर होती हैं। तो धातु जो है सोडियम पोटेशियम को छोड़ करके बाकी सभी धातु जो है वो कठोर होती है। अधातु की बात करें तो ये कठोर नहीं होती हैं, प्रायः मृदु होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 8 पॉइंट इनके क्वथनांक तथा गलनांक उच्च होते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनका जो है मेल्टिंग पॉइंट क्वथनांक और गलनांक दोनों हाई होते हैं। वही बात करें अधातुओं की तो इनके क्वथनांक तथा गलनांक प्रायः निम्न होते हैं ग्रेफाइट तथा डायमंड के अतिरिक्त। तो ग्रेफाइट और डायमंड को छोड़ करके इनका क्वथनांक और गलनांक जो है वो निम्न होता है, यानी कम होता है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट पॉइंट है 9 ये अधिकतर क्षारीय ऑक्साइड बनाती है जो जल में घोलने पर क्षार बनाते हैं। वही बात करें धातु की तो ये प्रायः अम्लीय तथा उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा CO, N2O, NO ये सभी उदासीन हैं। 10वां पॉइंट है धातुएं अधिकतर विद्युत संयोजी क्लोराइड बनाती हैं, जैसे NaCl, KCl आदि। वहीं अधातु की बात करें तो ये सहसंयोजी क्लोराइड बनाते हैं, जैसे PCl5 आदि। धातु की बात करें तो ये अपचायक का कार्य करती हैं, वहीं अधातु ऑक्सीकारक का कार्य करती हैं। बात करें धातु की तो ये अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। वहीं बात करें अधातु की तो ये अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धातु जल से क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती हैं, वहीं अधातु जल से क्रिया करके हाइड्रोजन नहीं निकालती हैं। अगला है अधातुओं से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु। अदर पॉइंट्स रिलेटेड टू नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। कुछ ज्ञात अधातुओं की संख्या 22 हैं, जिनमें से 11 गैस, 10 ठोस तथा 1 द्रव है। ब्रोमीन एक द्रव अधातु है। तो ब्रोमीन एक अधातु है लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगला है
कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन आदि ये अधातुएं हैं। ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगला पॉइंट लिखता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन तथा ऑक्सीजन गैसीय अधातुएं हैं। अधातुएं अपरूपता यानी एलोट्रॉफिज्म दर्शाती हैं। किसी तत्व से के एक से अधिक रूपों में पाए जाने का गुण अपरूपता यानी कि एलोट्रॉफ कहलाता है। यानी कोई एलिमेंट है, इसका एक से अधिक फॉर्म में जब ये मिलता है तो उसको उसका एलोट्रॉफ यानी कि अपर रूप कहते हैं। कुछ अधातुएं तथा उनके अपर रूप नीचे दिए गए हैं। तो कुछ हमारे पास में नॉन मेटल्स और उनके जो है अपर रूप यानी कि एलोट्रॉप्स दिए गए हैं। जैसे कि कार्बन, कार्बन के एलोट्रॉप कौन कौन से हैं? हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, लकड़ी, ताड़कोल, अस्थि, चारकोल आदि। फास्फोरस का अपर रूप कौन कौन सा है? पीला या सफ़ेद फास्फोरस, जो ये सामान्य रूप में पाया जाता है। दूसरा है लाल फास्फोरस। फिर है काला फास्फोरस, जिसको ऊष्मागतिकी रूप में सर्वाधिक स्थायी होता है। ये सभी फास्फोरस के अपर रूप हैं। अगला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अपर रूप है ऑक्सीजन O2 तथा ओजोन O3। अगला है सल्फर की बात करें तो इसके अपर रूप एलोट्रॉप कौन कौन से हैं? रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, फिर है अक्रिस्टलीय सल्फर, फिर है कोलॉइडी सल्फर और प्लास्टिक सल्फर। ये सभी हमारे सल्फर के अपर रूप यानी कि एलोट्रॉप्स हैं। अब आते हैं कार्बन के क्रिस्टलीकरण अपर रूप यानी क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन के कौन से एलोट्रॉप है देख लेते हैं। पहला है हीरा के बारे में लिखा है डायमंड यानी कि हीरा। भारत में हीरा मध्य प्रदेश की पन्ना खानों में, आंध्र प्रदेश की बजरा कारोर की खानों में तथा कर्नाटक की गोलकुंडा की खानों में पाया जाता है। हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर तत्व है। यह स्पष्ट, पारदर्शी तथा अत्यधिक चमकदार होता है। इसका आपेक्षिक घनत्व 3.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। यह कार्बन का शुद्धतम रूप है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। अगला है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भारत में ग्रेफाइट आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। यह गहरे धूसर रंग का नरम पदार्थ है। यह स्पर्श करने में चिकना लगता है तथा इनमें धात्विक चमक होती है। यह विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत भट्टी में इलेक्ट्रोड बनाने में, लेड पेंसिल बनाने में तथा उच्च ताप पर चलने वाली मशीनों के लिए स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे आता है कार्बन के यौगिक यानी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके दो महत्वपूर्ण यौगिक बनाता है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड में कुछ अंतर दिए गए हैं, यानी डिफरेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। पहला जो है ये गुण बताता है हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो गुण की बात करें, पहला है रंग, गंध तथा स्वाद। रंग, गंध और स्वाद में हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रंगहीन, गंधहीन तथा थोड़ी अम्लीय, स्वाद में थोड़ी अम्लीय होती है। वहीं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है, इसका कोई स्वाद नहीं होता है। अगला पॉइंट है जल में घुलनशीलता के आधार पर। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो जल में ये कम घुलनशील होती है, किंतु दाब बढ़ाने पर घुलनशीलता बढ़ती जाती है। वहीं बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की तो ये जल में बहुत कम घुलनशील होती है। डेंसिटी यानी घनत्व की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड यह जो है ये वायु से 1.5 गुना भारी होती है, इसलिए इसका वाष्प घनत्व 22 होता है। और वहीं बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की तो यह लगभग वायु के समान भारी होती है और इसका वाष्प घनत्व 14 होता है। अगला पॉइंट है ज्वलनशीलता। ज्वलनशीलता के आधार पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह ना तो स्वयं जलती है और ना ही जलने में सहायक होती है। वहीं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये जलने में सहायक नहीं है, किंतु वायु में स्वयं नीली ज्वाला के साथ ये जलती है। नेक्स्ट पॉइंट है चूने के पानी के साथ क्रिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब चूने के पानी के साथ क्रिया करती है तो ये दूधिया जो पानी है उसको दूधिया कर देती है। वहीं कार्बन मोनोऑक्साइड पर चूने के पानी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है
शरीर पर क्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये विषैली नहीं होती है, इसलिए इसका शरीर पर कोई असर नहीं पड़ता है। वहीं कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली होती है, जिसका शरीर पर खराब प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट है उपयोग। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ उपयोग होती है? सोडा जल बनाने में, दूसरा है आग बुझाने में, और तीसरा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों के भोजन बनाने में इनका उपयोग होता है। वहीं बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो ये ईंधन के रूप में, धातु कर्म में और फॉर्मिक अम्ल तथा कृत्रिम पेट्रोल बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं उपधातु यानी कि मेटलॉइड। तो उपधातुओं के उपयोग क्या क्या हैं ये हम देखेंगे। पहला है पॉइंट लिखा है बोरॉन के एक यौगिक बोरॉन ऑक्साइड का प्रयोग कांच उद्योग तथा सुहागा मन का परीक्षण में किया जाता है। बोरॉन हमारा एक मेटलॉइड है। अगला पॉइंट है बोरोन का उपयोग का अकार्बनिक ग्रेफाइट अर्थात बोरोन नाइट्राइट तथा अकार्बनिक बेंजीन अर्थात बोरेजॉल या बोरेजीन यानी B3N3S6 बनाने में किया जाता है। अगला मेटलॉइड है जर्मेनियम। जर्मेनियम का प्रयोग ट्रांजिस्टर तथा प्रकाश विद्युत सेल के निर्माण में किया जाता है। अगला पॉइंट है गैलियम। ये भी एक मेटलॉइड है, गैलियम आर्सेनाइड। इसका प्रयोग कंप्यूटर की चिप बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संरक्षण यानी कोरोजन। संरक्षण वायुमंडलीय ऑक्सीजन एवं अन्य गैसों द्वारा धातुओं की सतह पर ऑक्साइडों तथा अन्य यौगिकों की परत बनने के कारण धातु के क्षय होने का प्रक्रम है। लोहे का संक्षारण जंगीकरण यानी रस्टिंग कहलाता है। तो कोरोजन क्या होता है? जब लोहे पर जंग लग जाता है, जो लोहा होता है वो ऑक्सीजन और अन्य गैसों के साथ में कंबाइन करके उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है। ये जो लेयर बनता है उसी को रस्टिंग कहा जाता है। इसको कैसे बचाया जा सकता है? पेंट करके, यष्ट लेपन अथवा गैल्वनीकरण द्वारा, विद्युत लेपन द्वारा मिश्र धातु बनाकर संक्षारण को रोका जा सकता है। तो ये सब प्रोसेस से जो है संक्षारण को हम लोग रोक सकते हैं। अगला पॉइंट है मिश्र धातुएं यानी अलॉय। अलॉय क्या होता है? एक मिश्र धातु विभिन्न धातुओं का मिश्रण। अलॉय जो है एक मिश्र धातु और विभिन्न धातुओं के मिश्रण से बनती है। जैसे फिर से लिखा है, एक मिश्र धातु विभिन्न धातुओं का मिश्रण होती है जिसे एक धातु की गलित अवस्था में अन्य धातु को घोल कर प्राप्त किया जाता है। यानी कि मेल्टिंग फॉर्म में ही, जब मेल्टेड फॉर्म में रहता है तो उसमें एक धातु होता है और बाकी जो है धातु को मिला करके जो सब्सटेंस बनता है सॉलिड, फिर जब लिक्विड होगा लिक्विड में ही इसको मिला दिया जाएगा, उसके बाद ये सॉलिड बनेगा। तो जो सॉलिड सब्सटेंस है वो अलॉय कहलाता है। कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातुओं तथा उनके अवयवों को नीचे सारणीबद्ध किया गया है। तो सम इम्पॉर्टेंट अलॉयस एंड इट्स यूजेस। कुछ इंपॉर्टेंट अलॉयस हमारे पास में है, उसका यूज़ हम देख लेते हैं। जैसे कि कॉपर की मिश्र धातु हमारे पास में है। पहला है पीतल। पीतल कॉपर और जिंक के मिलने से बनता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? पेंच, तार, खाना बनाने के बर्तन, मशीनों के भाग बनाने में, गहने तथा खाद्य यंत्र बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। अगला कॉपर का मिश्र धातु है कांसा। कांसा कॉपर और टिन के मिलने से बनता है। इसका उपयोग सिक्के, बर्तन, मेडल और पानी के जहाज के भाग बनाने में, चांदी के सिक्के बनाने में, चांदी का सामान तथा विद्युत लेपन में इनका उपयोग किया जाता है। अगला हमारे पास में कॉपर का मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर, जो कॉपर, जिंक और निकेल के कॉम्बिनेशन से बनता है। इनका उपयोग आभूषण, चांदी के तार बनाने में किया जाता है। अगला है स्टर्लिंग सिल्वर। ये भी कॉपर का मिश्र धातु है। ये कॉपर और सिल्वर के कॉम्बिनेशन से बनता है। अगला है हमारे पास में आयरन का मिश्र धातु। आयरन के दो मिश्र धातु हैं। एक है स्टील। स्टील आयरन और कार्बन के मिलने से बनता है। इनका उपयोग रेलवे लाइन बनाने, पुल व मशीन बनाने में किया जाता है। फिर आता है स्टेनलेस स्टील। ये आयरन क्रोमियम या फिर निकेल और कार्बन के मिलने से बनता है। इनका उपयोग सर्जिकल सामान, बर्तन व घरेलू सामान बनाने में किया जाता है। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास में एल्युमिनियम की मिश्र धातु।
एल्युमिनियम का पहला मिश्र धातु है ड्यूरेल्यूमिन। ड्यूरेल्यूमिन जो है इसमें एल्युमिनियम, कॉपर और मैग्नीशियम के मिलाने से ये बनता है। इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट के भाग बनाने में, अंतरिक्ष यान, हवाई जहाज़ के भाग बनाने में किया जाता है। अगला है मैग्नीशियम। ये भी मैग्नीशियम कैसे बनता है, तो ये भी एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज के कॉम्बिनेशन से बनता है और इनका उपयोग भी यही सब चीज़ें यानी स्ट्रीट लाइट वगैरह बनाने में किया जाता है। जो पॉइंट 1 में जहाँ यूज़ हो रहा था वहाँ पर भी इसका भी यूज़ होता है। थर्ड है एल्नीरेको, इंग्लिश में है एल्निको कहते हैं इसे। तो ये कैसे बनता है, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम या फिर एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, आयरन के कॉम्बिनेशन से बनता है। इनका उपयोग कहाँ होता है, चुंबक बनाने में किया जाता है। अगला हमारे पास में है लेड की मिश्र धातु, ये है सोल्डर। तो ये कैसे बनता है, लेड और टिन के कॉम्बिनेशन से बनता है। इनका उपयोग कहाँ होता है, ये तो घर में बहुतों ने देखा होगा, रेडियो, टीवी व अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स के परिपथ को जोड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगला निकेल की मिश्र धातु है नाइक्रोम, जो निकेल, आयरन, क्रोमियम और मैग्नीज के कॉम्बिनेशन से बनता है। इनका उपयोग विद्युत तंतु बनाने में करते हैं। नेक्स्ट है मरकरी की मिश्र धातु है अमलगम, जो कि मरकरी, चांदी, टिन या जिंक से बनती है। इनका उपयोग दांतों के गड्ढे भरने के लिए किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।